हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, ये है आपका लेक्चर नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, जो आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है? शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक विधि को स्पष्ट कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2008 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से अगर हम देखें तो 2008 2016 2018 2019 में लगातार ये क्वेश्चन किए गए हैं। उत्तर देखते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। इस संयोग से इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान से है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन तथा शैक्षिक समस्याओं को हल करने में मनोवैज्ञानिक नियमों सिद्धांतों का प्रयोग करता है। शिक्षा का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर ज्ञान, और मनोविज्ञान का मतलब होता है जो मानव व्यवहार है उनका वैज्ञानिक अध्ययन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ज्ञान के माध्यम से, वो होता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा शब्दों में यहाँ पर हम देखें, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा की समस्याओं को समझ एवं उसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों नियमों के प्रयोग की विधा को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा की जो भी समस्याएं आती हैं उनको समझने में जो भी अध्ययन किया जाता है मनोवैज्ञानिक ढंग से, सिद्धांतों नियमों के माध्यम से, तो इस तरह से जो शिक्षा, जो भी इसमें नियम और सिद्धांत प्रयोग होते हैं, उस विधा को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने व्यवहार प्रकट किए हैं। यहाँ पे नंबर 1 है आपके स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का, जो भी मनुष्य के व्यवहार हैं उनका वो शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शैक्षिक परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किस तरह से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य प्रगतिशील होता है, ये सारी चीजें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर दूसरा आपका J.M. स्टेफन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा क्रम में कैसे आगे बढ़ती है, इसका अध्ययन किया जाता है शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। नंबर 3 हम देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति के जन्म और वृद्धावस्था से लेकर जो भी उसके अपने अनुभव होते हैं, वो उस अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। जो भी अनुभव होंगे शिक्षा के माध्यम से, वो उन अनुभवों की व्याख्या करता है। नंबर 4 हम देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अध्ययन से मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों में प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अध्ययन के माध्यम से ही मनोविज्ञान के सिद्धांतों नियमों की खोज में प्रयोग करता है।
यहाँ पर हम देखेंगे प्रयोगात्मक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि होती है। प्रयोगात्मक विधि प्रयोग एवं प्रयोगशाला पर आधारित होती है। प्रयोगों के आधार पर, इसी विधि के आधार पर आज मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। प्रयोगों के आधार पर किस तरह से अलग अलग लोगों को देखेंगे, अलग अलग तरह के छात्रों को डिवाइड किया जाता है। जैसे प्रतिभाशाली छात्र, सामान्य बालक या फिर पिछड़े। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक प्रयोग के माध्यम से किस तरह से पिछड़ा बालक या सामान्य बालक या प्रतिभाशाली बालक आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रयोग है विज्ञान में भी प्रयोग होता है, तो इसलिए मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाने लगा। प्रयोग का शाब्दिक अर्थ होता है करके देखना। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित या नियंत्रित परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक निर्धारित एवं नियंत्रित परिस्थितियों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में नियंत्रित वातावरण में व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं जैसे संवेदन, स्मृति, विचार, कल्पना आदि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर एक नियंत्रित वातावरण होता है जिसमें व्यक्ति के विचार, स्मृति और कल्पना का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में नियंत्रित वातावरण व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं, संवेदना, स्मृति, विचार, कल्पना आदि का अध्ययन किया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो भी परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे वो किसके माध्यम से हो रहा है, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से, और उन पर एक नियंत्रण भी रखा जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। गैरेट के अनुसार हम देखेंगे नियंत्रित दशा में प्रेक्षण ही प्रयोग है। एक नियंत्रित दशा में कार्य करना ही प्रयोग होता है। टाउनसेंड के अनुसार नियंत्रण के अभाव में किया गया प्रयोग व्यर्थ है। यहाँ पर नियंत्रण से तात्पर्य एक डिसिप्लिन, नियम, कानून या अनुशासन से हम लगा सकते हैं। गुण यहाँ पे देखेंगे, प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि होती है और यह विधि शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त विधि है। इस विधि से प्राप्त परिणामों का सत्यापन प्रयोग की पुनरावृत्ति करके किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो विधि है वो शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त विधि है। इस विधि से प्राप्त परिणामों का सत्यापन प्रयोग की पुनरावृत्ति, यानी कि प्रयोगों को बार बार दोहरा करके किसी भी परिणाम को उसकी वास्तविकता या सत्यता जानने के लिए उस परिणाम की उसको बार बार किया जाता है, जिससे वो वास्तविकता को प्राप्त हो और वो सत्यता पर आधारित हो। नंबर 3 हम देखें, पशुओं पर प्रयोग करके प्राप्त परिणामों को मनुष्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा बहुत अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध होती है। यहाँ पर पशु जो कि एक जीव है, तो उनके ऊपर जो प्रयोग किए जाते हैं वही उनके जो परिणाम निकल कर आते हैं वो मनुष्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके पहले अगर हम देखें तो जो भी थॉर्नडाइक या स्किनर, ये सारे जो भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इनके जो अपने प्रयोग हुए हैं वो मनुष्यों पे ना होकर के पहले जानवरों पे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसी को आधार बनाकर जो उन्होंने शिक्षण सिद्धांत प्रस्तुत किए वो व्यक्तियों पर लागू हुए। दोष हम देखते हैं, इस विधि में प्रयोगशाला एवं अनेक यंत्रों की सहायता आवश्यकता होती है। यह विधि खर्चीली होती है। प्रयोगशाला के लिए अनेक यंत्रों की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से ये खर्चीली हो जाती है। इस विधि में ये हम दोष देख रहे हैं, इस विधि में विषयी स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया ना करके, यहाँ पर देखिए जो भी जिस विषय से संबंधित होते हैं वो क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया नहीं करते। कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक नियंत्रित प्रक्रिया हो रही है ना, प्रयोग में एक नियंत्रण के माध्यम से प्रक्रिया हो रही है, तो कैसे इसमें स्वाभाविक होगी।
प्रतिक्रिया ना करके सचेत होकर प्रतिक्रिया करते हैं। इस तरह से स्वाभाविक ना करके वो सचेत होकर प्रक्रिया करते हैं। नंबर यहाँ पे हम देखते हैं 3, इस विधि द्वारा व्यक्ति के सभी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन संभव नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी मानसिक क्रियाएं, चूंकि यहाँ पर ये जो विधि है वो एक नियंत्रित अवस्था में हो रही है, तो यहाँ पर नियंत्रण की वजह से जो स्वाभाविक मानसिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। इस विधि में विषयों का सहयोग पूर्ण रूप से सहयोगात्मक होना चाहिए। जो भी विषय है वहाँ पर वो सहयोगपूर्ण होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसके जो गुण थे वो दोष थे। गुण क्या क्या थे? वो विश्वसनीयता, वैध होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, लेकिन जो दोष हैं इसके, वो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया न करके एक सचेत होकर प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि उन्हें एक नियंत्रण में रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके गुण और दोष। तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय